वेलकम बैक करियर इन पाकिस्तान। दिस इज़ योर मेंटोर मिस नूरुल हुदा। जैसा कि मुझे आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे और मैसेजेस आ रहे थे कि मैम सेकेंड ईयर क्लास को स्टार्ट करें, तो आज हम सेकेंड ईयर क्लास की केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि हम फर्स्ट ईयर क्लास की फिज़िक्स और केमिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं और आज से इंशाल्लाह आप लोगों को नेक्स्ट मिलने वाली तमाम वीडियोस सेकेंड ईयर क्लास पर होंगी। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूं यूसेट के हवाले से। यूसेट में आप लोगों के केमिस्ट्री के सिर्फ 8 MCQs होते हैं, ठीक। अब अगर आप केमिस्ट्री के टोटल चैप्टर्स देखें फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर को मिलाकर, तो वो 20+ चैप्टर्स हैं। अब ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि आपको हर चैप्टर में से क्वेश्चन मिलेगा। अगर हर चैप्टर में से एक एक क्वेश्चन उठाया भी जाए तब भी आपके 20+ MCQs बनते हैं, बट आपके सिर्फ 8 MCQs आएंगे, तो मुमकिन है कि किसी स्पेसिफिक 8 चैप्टर्स में से एक एक क्वेश्चन आएगा, ठीक। तो इसीलिए हम वो चैप्टर्स जो इम्पोर्टेंट नहीं है और जहाँ से क्वेश्चन आने के कोई चांसेस नहीं है उनको हम स्किप कर रहे हैं। तो हमने सेकेंड ईयर क्लास का चैप्टर नंबर 1 जो कि पीरियोडिक टेबल के बारे में था वो स्किप कर दिया है और अब हम स्टार्ट ले रहे हैं चैप्टर नंबर 2 से, विच इज़ अबाउट एस ब्लॉक एलिमेंट्स। देखने में तो ये चैप्टर बहुत सिंपल लगता है और ये चैप्टर बहुत सिंपल और इजी भी है, बट यूसेट के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और यूसेट के प्रीवियस पेपर्स में इस चैप्टर में से क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। और ना सिर्फ एक MCQs बल्कि 2 क्वेश्चंस ऐसे स्पेसिफिकली मेरी नज़रों से गुजरे हैं और मुझे याद हैं जो कि यूसेट के पास पेपर्स में पूछे गए थे, ठीक। तो सबसे पहली जो चीज़ आपने याद रखनी है सिंपल सी, वो ये है कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1A एंड ग्रुप 2A। सिर्फ ग्रुप 1A और 2A को ही एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोजन इज प्लेस्ड इन द टॉप ऑफ ग्रुप 1A। ये क्वेश्चन यूसेट के पास पेपर्स में पूछा जा चुका है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल। तो जो हमारे पास हाइड्रोजन है वो एस ब्लॉक में प्रेजेंट है और एस ब्लॉक में भी कहाँ, एट द टॉप ऑफ ग्रुप 1A एलिमेंट, ठीक है। ग्रुप 1A की टॉप पोजीशन पर हाइड्रोजन को प्लेस किया गया है। ये पोजीशन आपने स्पेसिफिकली याद रखनी है। और ये 2 पॉइंट्स कि ग्रुप 1A के एलिमेंट्स को अल्कली मेटल्स कहा जाता है और ग्रुप 2A के एलिमेंट्स को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है। अब आप लोगों में से काफ़ी स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि मैम ये क्वेश्चंस तो बहुत सिंपल हैं, इतने सिंपल क्वेश्चंस आने के चांसेस कैसे हैं। तो ये HEC पर डिपेंड करता है। सम टाइम HEC बिल्कुल इजी क्वेश्चंस भी उठा कर देती है और सम टाइम थोड़े मुश्किल भी होते हैं, बट मैं आप लोगों को ये बता दूं कि एज कम्पेयर टू MDCAT यूसेट बहुत इजी होता है, स्पेशली फॉर साइंस सब्जेक्ट, ठीक है। ज़्यादातर स्टूडेंट को यूसेट में मैथ्स में मसला आता है, लेकिन साइंस सब्जेक्ट का पोर्शन बहुत ईजी होता है। अब हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, बट हम इसमें ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बहुत कम ही चांस होते हैं MCQs आने के। यहाँ मैं आप लोगों को जस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मेथड बता दूंगी, ठीक। तो आइए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जैसे कि आप लोगों को ये नज़र आ रहा है कि ये कुछ सीरीज़ हैं, ठीक है। इन सीरीज़ में पहली सीरीज़ में सिर्फ S को लिखा गया है, सेकंड सीरीज़ में S और P 2 लिखे गए हैं, थर्ड सीरीज़ में S P D लिखे गए हैं, फोर्थ में S P D F इस तरह से लिखे गए हैं। तो बेसिकली आपने मेन कॉन्सेप्ट जो याद रखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए, आपने 4 मेन शेल्स याद रखने, K शेल, L शेल, M शेल और N शेल, ठीक। K हमारे पास कौन सा पहला शेल होता है, L सेकंड शेल होता है, M हमारे पास थर्ड शेल होता है और N फोर्थ शेल होता है, ठीक है। तो 1 शेल है तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे 1, ठीक। और इसमें सिर्फ S ऑर्बिटल ही होता है तो 1S लिख देंगे, ठीक। अब ये हमारे पास सेकंड है तो इसके हम जितने भी सब ऑर्बिटल्स लिखेंगे या सब शेल उनके आगे 2 लिखेंगे, ठीक, 2। अब 2 में पहले क्या आता है 2S फिर 2P, ठीक। पहले हमारे पास M कौन सा शेल है, तीसरा, तो हम सब के आगे 3 लिखेंगे, 3S 3P 3D। इसी तरह से N फोर्थ है तो N के सब शेल्स के आगे 4 ही आएगा, 4S 4P 4D 4F इस तरह से, ठीक है। तो ये आप लोगों को इस टेबल के अंदर भी नज़र आ रहा होगा। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम जब फिलिंग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन की तो लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल की तरफ जाते हैं। और लो एनर्जी लेवल कौन से ऑर्बिटल का होता है, पहले ऑर्बिटल का। सबसे पहले आप ये देख लें, एस में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, पी में 6 आते हैं,
डी में 10 और एफ में हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ठीक, तो आप सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे एस में, फिर 2s को फिल करेंगे, फिर 2p को। ठीक, एंड देन 3s को फिल करेंगे, फिर 3p को फिल करने के बाद आप 3d को फिल नहीं करेंगे, फिर आप 4s को फिल करेंगे। क्यों? क्योंकि 4s का एनर्जी लेवल 3d के कंपेयर में कम होता है। उसके बाद आप 3d फिल करके फिर 4p फिल करेंगे। ये मेथड है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखा देती हूँ। हमारे पास सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। पहले इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे 1s2, देन 2s2, फिर हमारे पास 2p में कितने आएंगे? p में 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो 2p 6 और 3s1। क्यों? क्योंकि सोडियम के कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 11। 2 1s में फिल हो गए, 2 2s में, 4 इलेक्ट्रॉन्स ये हो गए और 6 2p में फिल हो गए, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हो गए। अब जो रिमेनिंग का 1 इलेक्ट्रॉन है वो 3s1 में फिल होगा। ये आप लोग देख सकते हैं। 1s2, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये 2p के 3 सब ऑर्बिटल्स हैं जिनमें 2-2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये टोटल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और लास्ट वाले में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। अगर आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर एक कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की प्रैक्टिस आप लोगों ने खुद से करनी है। प्रैक्टिस में आपने ज़्यादा डीप प्रैक्टिस नहीं करनी, और बड़े बड़े एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी। जस्ट आपने हर ग्रुप के शुरू के 3 से 4 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख लेना है, पर इसकी इतनी डीप प्रैक्टिस नहीं करनी, क्योंकि यहाँ से एमसीक्यूज आने के चांसेस बिल्कुल कम होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अकरेंस ऑफ अल्कली मेटल्स। ये जो टॉपिक है अकरेंस ऑफ अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल बहुत इंपॉर्टेंट है, और यूसेट के पास पेपर्स में इनमें से क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो अल्कली मेटल हमारे पास कहाँ पाए जाते हैं? अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, रॉक्स में पाए जाते हैं, और यूसेट के पास पेपर में ये एमसीक्यूज पूछा जा चुका था। वो क्वेश्चन ये था कि नीचे दिए गए मेटल्स में से कौन सा मेटल है जो कि रॉक्स में पाया जाता है और कॉमन साल्ट का हिस्सा है? तो सोडियम था, लिथियम, पोटेशियम, इस तरह के ऑप्शन थे, जिसमें से करेक्ट आंसर था सोडियम। ठीक है, तो आपने इन चीज़ों को अच्छे से कवर करना है। ग्रुप 1A में कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाते हैं और वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर 3 है फ्री इन नेचर, ये नेचर में फ्री भी पाए जाते हैं। नंबर 4 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रांसियम इज़ नॉट फाउंड इन नेचर, फ्रांसियम नेचर में नहीं पाया जाता, उसे प्रिपेयर किया जाता है लेबॉर्ट्री में, एंड वेरी अनस्टेबल। अब फ्रांसियम हमारे पास क्या है? एक एक्सेप्शनल केस है। सारे अल्कली मेटल्स, अर्थ क्रस्ट, रॉक्स और फ्री इन नेचर हमें मिल रहे हैं, लेकिन फ्रांसियम नहीं मिल रहा। फ्रांसियम को लैब में प्रिपेयर किया जाता है आर्टिफिशियली। ठीक है, और ये अनस्टेबल होता है, तो ये आपका एक एमसीक्यूज बन सकता है, आपने इसे कवर करना है। नेक्स्ट हमारे पास अकरेंस ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की अकरेंस क्या है? तो ये भी हमारे पास अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, रॉक्स में पाए जाते हैं, और सी वाटर में पाए जाते हैं। ठीक, जो लास्ट पॉइंट है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, और यूसेट के पास पेपर्स में पूछा जा चुका है, और ये पॉइंट आपकी ना सिर्फ केमिस्ट्री बल्कि बायोलॉजी के सेक्शन को भी कवर करता है। मैग्नीशियम इज आल्सो फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक इन क्लोरोफिल, skeletal material involves teeth, seashell and egg shells। ठीक, अब जो मैग्नीशियम है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जा सकता है, जिसमें क्लोरोफिल आ जाता है, स्केलेटल मटेरियल आ जाता है, टीथ में भी मैग्नीशियम मौजूद होता है, सी शेल्स जो होते हैं उनमें मैग्नीशियम मौजूद होता है, और एग शेल्स में मौजूद होता है। और यूसेट के पास पेपर में इनमें से क्वेश्चन आ चुका है कि वो कौन सा मेटल है जो कि क्लोरोफिल में प्रेजेंट होता है। ठीक, और ये क्वेश्चन बायोलॉजी में पूछा गया था, तो वो करेक्ट ऑप्शन है मैग्नीशियम। ठीक, तो आपने इस चीज़ को कवर करना है। अब हम मूव करते हैं प्रिक्यूलर बिहेवियर ऑफ लिथियम की तरफ। तो प्रिक्यूलर बिहेवियर ऑफ लिथियम में सबसे पहला है लिथियम फॉर्म्स स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस कंपाउंड्स व्हिच इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ अल्कली मेटल्स। लिथियम हमारे पास स्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाता है, जबकि अल्कली मेटल्स की ये प्रॉपर्टी नहीं है। ये पॉइंट आपने याद रखना है, एक्सेप्शनल केस है, क्योंकि और जहाँ जहाँ केमिस्ट्री में एक्सेप्शनल केस होता है वहाँ वहाँ एमसीक्यूज होता है। तो लिथियम एक वाहिद एस ब्लॉक एलिमेंट है जो कि स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। रिमेनिंग के जितने भी अल्कली मेटल्स हैं वो स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस नहीं बनाते। ठीक, सेकंड है डू नॉट फॉर्म बाइकार्बोनेट
ट्राई आयोडाइड और हाइड्रोजन सल्फाइड एट रूम टेम्परेचर। लिथियम बाइकार्बोनेट ट्राई आयोडाइड और हाइड्रोजन सल्फाइड नहीं बनाता रूम टेम्परेचर पर। ठीक, नेक्स्ट है व्हेन बॉन्ड इन फॉर्म ओनली नॉर्मल ऑक्साइड्स वाइल टुगेदर फॉर्म पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड। अच्छा, ये बॉन्ड नहीं है, बर्न है। ठीक, जब ये बर्न होता है तो ये नॉर्मल ऑक्साइड देता है, ये पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड्स नहीं देता। नेक्स्ट है लिथियम हाइड्राइड्स इज मोर स्टेबल देन द हाइड्राइड्स ऑफ अदर अल्कली मेटल्स। लिथियम के जो हाइड्राइड्स होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू अदर अल्कली मेटल्स। तो आपने ये याद रखना है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो कौन सा अल्कली मेटल है जिसके हाइड्राइड्स ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो वो है लिथियम। नेक्स्ट है हमारे पास लिथियम कंपाउंड्स आर मोर प्रिवेलेंट, दैट इज वाई इट्स हैलाइड्स आर मोर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक, अब जो लिथियम के कंपाउंड्स होते हैं इसमें आपने बस यही याद रखना है कि इसके हैलाइड्स जो हैं वो ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। ठीक है, बाकी सबके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल नहीं होते। नेक्स्ट है लेस रिएक्टिव मेटल ऑफ ऑल द अल्कली मेटल्स। तमाम अल्कली मेटल्स में से लेस रिएक्टिव मेटल जो है वो कौन सा है? लिथियम। ये लो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर रखता है, इसी वजह से ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज़्यादा सॉल्युबल है। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास रिएक्ट विद नाइट्रोजन टू फॉर्म नाइट्राइड्स व्हाइल अदर एलिमेंट ऑफ द ग्रुप डू नॉट गिव दिस प्रॉपर्टी। लिथियम वो वाहिद मेटल है जो कि नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्राइड्स बनाता है, जबकि दूसरे इस ग्रुप के एलिमेंट्स ये प्रॉपर्टी नहीं शो करते। नेक्स्ट है लिथियम क्लोराइड हैज़ एन एक्सोथर्मिक हीट ऑफ सॉल्यूशन। जो लिथियम क्लोराइड होता है उसके पास एक्सोथर्मिक हीट होती है किसकी? सॉल्यूशन की। तो ये था लिथियम के बारे में, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं जनरल बिहेवियर ऑफ अल्कली मेटल्स। ठीक, अल्कली मेटल्स के जनरल बिहेवियर, ये जो हम ऊपर पढ़ कर आए ये स्पेसिफिकली लिथियम के बिहेवियर्स थे। ठीक, और अब यह जनरल बिहेवियर हैं किसकी? अल्कली मेटल्स के। इनमें पहला है हमारे पास दे आर रिड्यूसिंग एजेंट्स बिकॉज दे कैन लॉस्ट इलेक्ट्रॉन। अच्छा, यहाँ ये होस्ट लिखा हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ये आपने इसको करेक्ट कर लेना है। अल्कली मेटल्स सारे के सारे क्या होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये मोस्ट रिएक्टिव फैमिली ऑफ मेटल्स, यानी अल्कली मेटल्स मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। थर्ड है रैपिड रिएक्शन व्हेन दे रिएक्ट विद वाटर। जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो रैपिड रिएक्शन देते हैं। नंबर फोर्थ है फॉर्म्स आयोनिक हाइड्राइड्स विद हाइड्रोजन। ये हमारे पास आयोनिक हाइड्राइड्स बनाते हैं हाइड्रोजन के साथ। अच्छा, लास्ट पॉइंट है हमारे पास मोल्टन सोडियम बॉन्ड्स विद अ ब्रिलियंट येलो फ्लेम इन अ क्लोरीन। ठीक है, अच्छा ये बॉन्ड्स नहीं है, ये है बर्न। ठीक, तो जो हमारे पास मोल्टन सोडियम है वो बर्न करता है ब्रिलियंट येलो फ्लेम के साथ इन क्लोरीन। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सोडियम क्लोरीन के साथ कौन से कलर की फ्लेम में बर्न होता है। ठीक, तो वो येलो फ्लेम है। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब हम अल्कलाइन अर्थ मेटल के प्रॉपर्टीज की ट्रेंड देखने जा रहे हैं। इट मीन्स ग्रुप 2A एलिमेंट। ठीक, सबसे पहला है दे कैन फॉर्म फॉलोइंग कंपाउंड्स। ठीक, ये नीचे दिए गए कंपाउंड्स बना सकते हैं, ऑक्साइड्स बना सकते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड्स बना सकते हैं, कार्बोनेट्स बना सकते हैं, नाइट्राइड्स और सल्फेट्स बना सकते हैं। कौन? ग्रुप 2A के एलिमेंट। लेट्स सपोज आपके पास मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड्स भी बनाएगा और सल्फेट्स भी बनाएगा और हाइड्रो ऑक्साइड भी बनाएगा, और मैग्नीशियम कार्बोनेट्स और नाइट्रेट्स भी बना सकता है। ठीक, अच्छा इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स हैं जो कि मैं यहाँ मेंशन करना भूल गई हूँ, वो भी इम्पॉर्टेंट है, वो है ग्रुप ट्रेंड्स। अच्छा, ग्रुप ट्रेंड्स की बात करें तो 3 चीज़ें आपने याद रखनी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन एनर्जी और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये 3 चीज़ें टॉप टू बॉटम डिक्रीज होंगी। ठीक, जब आप एस ब्लॉक एलिमेंट में टॉप टू बॉटम आते जाएंगे तो उनकी ये 3 चीज़ें डिक्रीज होती जाएंगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन एनर्जी और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? ये होती है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की सलाहियत वो डिक्रीज होती जाएगी। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस से फासला बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे न्यूक्लियस से फासला बढ़ता जाएगा न्यूक्लियस की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को, वो डिक्रीज होती जाएगी। नेक्स्ट है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी हमारे पास क्या होती है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल।
अब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जितना करीब होगा उसको आउटर मोस्ट शेल से रिमूव करवाने के लिए उतनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन जैसे जैसे टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे, एटॉमिक साइज बढ़ेगा, तो न्यूक्लियस से फासला भी बढ़ेगा और इस रिजल्ट में आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक, और जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ये भी डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि टॉप टू बॉटम हमारे पास एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होता है और न्यूक्लियस से फासला बढ़ जाता है। जैसे न्यूक्लियस से फासला बढ़ेगा तो न्यूक्लियस का जो फोर्स है वो उन पर कम लगेगा। तो आपने ये याद रखना है, तीन चीज़ें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन एनर्जी और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये तीन चीज़ें टॉप टू बॉटम डिक्रीज होंगी और दो चीज़ें इंक्रीज होंगी, एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियाई। और जब आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाने के लिए सिंपल मेथड ये है कि ये तीन चीज़ें जो टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो रही थी ये इंक्रीज होंगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और ये एक चीज़ जो टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रही थी ये लेफ्ट टू राइट जाते हुए डिक्रीज होगी, विच इज एटॉमिक साइज। ठीक, एटॉमिक साइज टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रहा था, लेफ्ट टू राइट जाते हुए डिक्रीज होगा। ठीक, और आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 2 विच इज़ अबाउट एस ब्लॉक एलिमेंट। ये इतना सही चैप्टर था और इसमें सिर्फ यही इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की और आप लोगों के साथ वो तमाम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी शेयर किए जो यूसेट के पास पेपर्स में पूछे जा चुके हैं। नाउ इट्स टाइम टू आंसर योर कमेंट्स। आप लोगों के जो कमेंट्स मुझे रिसीव हो रहे थे उनके आंसर करते हैं। उनमें पहला कमेंट ये था कि सेकेंड ईयर कब स्टार्ट होगी। तो आज सेकेंड ईयर क्लास स्टार्ट हो चुकी है और इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट सारे लेक्चर सेकेंड ईयर क्लास पर ही होंगे। एक और कमेंट रिसीव हुआ था, वो ये था कि मैम 13 जुलाई जो है वो टेस्ट की डेट है, क्या तब तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा? तो इंशाल्लाह हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि फिजिक्स में इतने ज़्यादा चैप्टर्स नहीं हैं, कोई 7-8 चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं जो इंशाल्लाह मैं डेली बेसिस पर अपलोड करके कवर कर दूंगी। केमिस्ट्री के चैप्टर्स तो ज़्यादा है लेकिन इसे भी हम कवर कर लेंगे क्योंकि केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको हम स्किप करेंगे और कुछ चैप्टर्स को मर्ज करेंगे। जैसे कि जो बुक मेरे पास केमिस्ट्री की अवेलेबल है, अब उसमें नेक्स्ट चैप्टर है ग्रुप 3A एंड 4A एलिमेंट्स, फिर एक और है ग्रुप 5A एंड 6A एलिमेंट्स और फिर एक और चैप्टर है 7A एलिमेंट्स एंड नोबल गैसेस। तो ये 3 चैप्टर है मेरे पास सेपरेटली। ये सारे के सारे क्या है हमारे पास P ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इस पर इंशाल्लाह हम एक ही वीडियो बनाएंगे जिसमें हम इन तीनों चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे। सो इंशाल्लाह अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो टेस्ट से पहले आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।